नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पंजाब एवं हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट को हरियाणा सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की तस्वीर दिखाई। इसके बाद कोर्ट बेफर पड़ा और कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कौन करता है। हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई और कहा इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए तब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई। फोटो देखकर हाईकोर्ट किसान आंदोलनकारियों पर बड़ी टिप्पणी कर बैठा। कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता हैं, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा आप वहाँ कोई जंग करने जा रहे हैं क्या? ये पंजाब का कल्चर नहीं। आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो, काफी शर्मनाक है ये। कोर्ट ने बार बार इसे शर्मनाक बताया। 2 दिन पहले मंत्री बनाए गए यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे ज्यादा पावर उनके ही पास है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहने की कोशिश की कि उन्हें पीएम मोदी, अमित शाह के आशीर्वाद से मंत्री बनाया गया है, इसलिए खुद को पावरफुल मानते हैं। ये तथ्य है कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर राज्यपाल ने ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। योगी ने राजभर के बयानों से परेशान होकर कदम उठाया था। वहीं राजभर ने इसके साथ ही कहा कि पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, वही पुलिस सैल्यूट करेगी। थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, पीला गमछा लगाओ। दरोगा की हिम्मत नहीं जो मुझे फोन कर दे। एसपी और डीएम की औकात नहीं जो मुझे फोन करे कि क्या आपने भेजा था। मुझे शोले फिल्म का डाकू गब्बर सिंह समझें। अगर आपको कोई समस्या है तो किसी भी पुलिस थाने में जाएं, इंस्पेक्टर को बताएं कि मैंने आपको भेजा है। इंस्पेक्टर के पास इस बारे में मुझसे सवाल करने की कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले 3 दिनों तक गुजरात में रहेगी। राहुल गांधी गुजरात के 7 जिलों से यात्रा लेकर निकलेंगे। राहुल गांधी पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं के बाद 10 मार्च को गुजरात से महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में एक विशाल रैली के साथ होगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी देने के लिए और समय मांगने पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब ऋण चुकाने में कोई चूक या देरी होती है तो बैंक तुरंत किसानों की सारी जानकारी सामने लाती है, लेकिन चुनावी बॉन्ड मुद्दे में समय मांग रही है। उन्होंने कहा कि जब किसान ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं तो बैंक उनके दरवाजे पर नोटिस चिपका देती है। उनके पास उन किसानों की सारी जानकारी होती है जो समय पर ऋण नहीं चुका पाते, लेकिन चुनावी बॉन्ड के लिए वो विवरण जमा करने के लिए समय सीमा मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर संदेशखाली के बारे में अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य महिलाओं के लिए देश में सबसे सुरक्षित जगह है। इसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के संदर्भ में कहा, चाहे आप लोकसभा चुनाव में कहीं से भी लड़ें, हम आपकी हार सुनिश्चित करेंगे। बीते मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। गंगोपाध्याय ने कहा कि आज बीजेपी में शामिल होना अच्छा रहा। जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। हर कोई जानता है कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है। संदेशखाली के मामले पर उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बीजेपी के नेता वहां गए और उन्हें वहां पहुंचने से रोका गया। इसके बावजूद वो वहां पहुंचे और महिलाओं के साथ खड़े हुए। बीजेपी संदेशखाली में पीड़ित लोगों का मुद्दा उठा रही है। गृह मंत्रालय ने 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के निवासी मोहम्मद कासिम गुज्जर को यूएपीए के तहत एक व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में नामित किया। इसमें कहा गया है कि गुज्जर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। चिराग पासवान बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान में भी चिराग शामिल नहीं हुए। एनडीए का सीट बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या बिहार में अब बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए को झटका लगने वाला है? मीडिया रिपोर्टें जो आ रही हैं वो बीजेपी को परेशान करने वाली हैं। रिपोर्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को
तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन ने आकर्षक ऑफर दिया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि महागठबंधन उन्हें शामिल करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें बिहार में 8 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 की तैयारी में बीजेपी एक और गठबंधन पर मोहर लगाने के लिए पूरी तैयार है। इस बार इसके दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में होने की संभावना है। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू गुरुवार देर शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं, जबकि पवन कल्याण के भी राष्ट्रीय राजधानी में होने की संभावना है। भाजपा, टीडीपी और जनसेना द्वारा आंध्र प्रदेश एनडीए गठबंधन के लिए देर रात बैठक होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने आंध्र से विधानसभा में 30 सीटें और लोकसभा में 7 सीटें मांगी हैं, जिनमें पवन कल्याण के लिए 1 या 2 सीटें शामिल हैं। बीजेपी आक्रामक तरीके से दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जहां कर्नाटक को छोड़कर भगवा पार्टी की मौजूदगी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का कुरमा फिर बढ़ सकता है। खबर है कि ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 15 वर्ष के बाद भाजपा और बीजेडी के बीच फिर से गठबंधन होगा। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है, अब बस इसका ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 13 से 14 सीटों पर और बीजेपी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बीजेडी विधानसभा चुनाव में 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली और ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजू जनता दल लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो सकता है। इस बीच बीजेडी के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि ओडिशा की जनता के लिए जो उचित होगा किया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि सीएम नवीन पटनायक और बीजेडी के 18 से 20 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में चुनाव के सभी पहलुओं और रणनीतियों पर चर्चा की गई और ये फैसला किया गया कि कुछ भी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के विकास के लिए अनुकूल होगा वही किया जाएगा। वो हमारा प्रमुख एजेंडा है। इस उद्देश्य के साथ बीजेडी आगे का कदम तय करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सरकार में आती है तो वो केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों को भरेगी। इसने गुरुवार को युवा केंद्रित एक बड़ी योजना की घोषणा की। इसने इसे युवा न्याय नाम दिया है। इसके तहत 5 बड़े फैसले लिए जाएंगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भर्ती का भरोसा देती है। इसके तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कॉलेज ग्रेजुएट, डिग्री और डिप्लोमाधारी सभी युवाओं को अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा। इसके तहत 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक से मुक्ति के लिए कानून लाने और निश्चित समय पर पूरी प्रक्रिया पूरी करने, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की कानूनी गारंटी और युवा रोशनी नाम की योजना शुरू करने का भी वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की डबल इंजन सरकारों में हो रहे डबल अन्याय को इन 2 घटनाओं से समझिए। यूपी में 2 बहनों ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद फांसी लगा ली। अब न्याय न मिलने और मुकदमा वापस लेने के दबाव पर उनके पिता को भी फांसी लगानी पड़ी। एमपी में एक महिला की इज्जत सरे बाजार तार तार हुई। जब गरीब पति ने न्याय की गुहार लगाई तो सुनवाई न होने से निराश होकर वो अपने दोनों बच्चों के साथ फांसी पर झूल गया। डबल इंजन सरकार में न्याय मांगना गुनाह है। मित्र मीडिया द्वारा बड़ी मेहनत से गढ़ी गई झूठी छवि की रक्षा के लिए पीड़ित नहीं बल्कि उनके परिवारों तक दुश्मन जैसा व्यवहार भाजपा शासित राज्यों में परंपरा बन चुकी है। भाजपा राज में हाथरस से लेकर उन्नाव और मंदसौर से लेकर पौड़ी तक महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के बाद उनके परिवारों को न्याय के लिए तरसाया गया। इस भयंकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइए, वरना आज नहीं तो कल इस अत्याचार की आग आप तक भी पहुंच जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कानपुर में गैंगरेप से पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां, महिलाएं अगर न्याय मांगते हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देता नियम बन चुका है। उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। इस जंगल राज में महिला होना भर अपराध हो गया है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। आखिर प्रदेश की करोड़ों महिलाएं क्या करें, कहां जाएं? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 साल की एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। अभियुक्त ने बच्ची के विरोध करने पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इसके बाद बच्ची का गला दबाकर उसकी जान ले ली। आरोप है कि अभियुक्त ने बच्ची के शव को शमशान में दफना दिया।
पुलिस के मुताबिक ये मामला जुन्नारदेव थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां खेत पर काम करने गई थी। उसी समय अभियुक्त ने इस मामले को अंजाम दिया। अभियुक्त बच्ची का रिश्तेदार है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य को 6400 करोड़ रुपए की सौगात की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार हमेशा फायदा उठाते रहे और कांग्रेस गुमराह करती रही। उन्होंने कहा, ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को यह विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का अभियान किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। पीएम ने कहा कि बंदिशों से आज़ादी 370 खत्म होने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार इसका लाभ उठा रहे थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक विफल होने के बाद सोनम वांगचू ने यह कदम उठाया। दरअसल सोमवार को केंद्र के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के और लेह एपेक्स बॉडी की बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद बुधवार को लेह धार्मिक संगठन ने लेह बंद बुलाया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गुरुवार को एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में और समय मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की गई है। प्रशांत भूषण ने ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के हवाले से दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। अब उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने समन का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का आग्रह करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इसको लेकर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी जांच में 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया है। इन मदरसों में से ज़्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से मिले पैसों से किया गया है। माओवादियों से कथित संबंध के मामले में बरी किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा नागपुर की सेंट्रल जेल से गुरुवार को बाहर आ गए। 5 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईं बाबा को बरी किया था। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का ट्रेलर मंगलवार को जनता के सामने आया। हुड्डा ने जब फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया तभी से जनता इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रही है। इस बीच अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया पर सावरकर रणदीप हुड्डा को टैग करते हुए पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्र कुमार बोस ने लिखा, रणदीप हुड्डा, सावरकर आपकी फिल्म मेकिंग की तारीफ करता हूँ, लेकिन सही व्यक्तित्व दर्शाना बहुत जरूरी है। कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से बचें। नेताजी एक सेकुलर, सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर थे और देशभक्तों के देशभक्त थे। इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया। यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। हालांकि यशस्वी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके 57 रन पर आउट हो गए। आज का दिन खत्म होने तक भारत ने 135 रनों पर 1 विकेट खोवाया। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी पारी 218 रनों पर सिमट गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।